हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आलोक तिवारी फ्रॉम लॉ एजुकेशन। आज 15 अगस्त है और आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। आज हम अभी जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जिसमें कि लॉ ऑफ क्राइम्स का सब्जेक्ट है, और उसमें हम पहला एलिमेंट जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्राइम में कंसेप्ट ऑफ क्राइम को क्लियर किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्राइम के कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनके फुलफ़िल होने पर एक क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, इस बात का पता लगता है और कोर्ट्स को आसानी होती है इन बिंदुओं पर प्रूफ मांगने में और इन बिंदुओं को एडजुडिकेट करने में। और अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स मिलते हैं तो उस केस में वो जो एक्यूज्ड है उसको गिल्टी करार दिया जाता है, और अगर ये पॉइंट नहीं मिलते हैं तो इसको एक्सोनरेट कर दिया जाता है, यानी उसे छोड़ दिया जाता है। अब देखते हैं कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 इज़ ह्यूमन बीइंग, अ लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। ह्यूमन बीइंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि जानवर अगर किसी तरह का क्राइम करते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को इंजरी पहुँचाते हैं, तो उस जानवर के मालिक को सज़ा मिलती है, उस जानवर को नहीं मिलती है। हालांकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो ऐसा नहीं देखने को मिला है कि जानवरों को कभी सज़ा का प्रोविज़न हो, लेकिन यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में ओल्ड ऐसे बहुत से एग्जांपल्स मिलते हैं जिसमें कि उन्होंने जानवरों को सज़ा देने का प्रोविज़न था, और किसी भी तरह का जानवर अगर कोई ऐसा ह्यूमन को इंजरी पहुंचाता था या कोई गलत काम करता था तो उसको वो सज़ा दी जाती थी, इसका प्रावधान था। धीरे धीरे वो प्रावधान ख़त्म हो गया और केवल ह्यूमन बीइंग ही रिस्पॉन्सिबल रह गया किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए। क्योंकि ह्यूमन बीइंग के साथ में एक चीज़ जुड़ी हुई है, अंडर ए लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, यानी कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसको एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करना है, इस बात की जानकारी का होना आसान है। एक जानवर के लिए ज़रा मुश्किल है कि उसको ऐसे ही बिहेव करना है, ख़ासतौर से सभी जानवरों के लिए। तो ह्यूमन बीइंग का जो इंटेलिजेंट पावर जो है वो इस तरह की है कि वो उसको ग्रैस्प कर लेता है। तो किस तरह से एक कंडक्ट रखना है मेरे को, अगर उस तरह का कंडक्ट मैं नहीं रखता हूँ तो मैं क्राइम की तरफ जा सकता हूँ, मुझे प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट अंडर ए लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, सोसाइटी में रहता है तो एक पर्टिकुलर वे में एक लीगल ऑब्लिगेशन है उसका, यानी कानूनी उसका एक दायित्व है कि वो उस तरह के बिहेव करे, उस तरह से बिहेव करे। सेकेंड एस्पेक्ट है मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब गिल्टी माइंड, इंटेंशन, इविल इंटेंट। अगर मैं ह्यूमन बीइंग हूँ और मैं एक इंटेंट रखता हूँ, मैं एक इंटेंशन रखता हूँ, मेरे अंदर एक गिल्टी माइंड है किसी के लिए कुछ बुरा करने के लिए, यानी पहले मैं इसको सोचूंगा कि मुझे इसके लिए बुरा करना है, तो ऐसे केस में मेंस रिया यानी कि एक बुरी सोच, एक ऐसा विचार कि मुझे ये एक्शन लेना है इसके अगेंस्ट, ये बहुत आवश्यक है। तो मेंस रिया यानी कि गिल्टी माइंड, इंटेंशन, इविल इंटेंट भी उतना ही ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है इसमें एक्टस रियूस। एक्टस रियूस का मतलब गिल्टी एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन फर्दरेंस ऑफ मेंस रिया सच एन इंटेंट। जब मैंने गलत सोच तो लिया, अब उस गलत सोच को से मेरा क्राइम नहीं बनता है। जब मैं उस गलत सोच को क्रियान्वित करने के लिए, इन ऑर्डर टू फ्रैक्टिफाई दैट पर्टिकुलर रॉन्ग इंटेंट, आई डू सम एक्शन, उसको फ्रैक्टिफाई करने के लिए, उसको क्रियान्वयन करने के लिए अगर मैं किसी तरह का एक्शन लेता हूँ तो वो है एक्टस रियूस। और एक्टस रियूस जो है मेन कारण बन जाता है किसी व्यक्ति को इंजरी पहुँचाने का, डेथ कॉज करने का, या किसी और तरह का लॉस क्रिएट करने के लिए। और लास्ट कंपोनेंट जो बताया गया है वो है इंजरी टू ए ह्यूमन बीइंग। इसमें क्या है कि जो भी मेरा एक्शन है उस एक्शन से अदर पर्सन को इंजरी होनी चाहिए। वो इंजरी किस तरह की हो सकती है? इंजरी बॉडी की भी हो सकती है, प्रॉपर्टी की भी हो सकती है और रेपुटेशन की भी हो सकती है। ये तीनों तरह की इंजरी को एक ह्यूमन इंजरी माना गया है और इसके अगेंस्ट जो है क्राइम इस्टेब्लिश होता है। और अगर कोई इस तरह का ऑफेंस करता है, ऐसा एक्ट करता है जिसके कारण से कि ह्यूमन इंजरी होती है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को सज़ा मिलेगी। द पर्सन विल बी प्रोसिक्यूटेड एंड ही विल बी punished if the accusation or allegation is proved correct against that person.
अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो पहली चीज़ देखिए, ह्यूमन बीइंग है, दूसरी एक मेंस रिया है, गलत सोच, तीसरा एक्टस रियूज, गलत एक्शन, उस गलत सोच को क्रियान्वयन करने के लिए, एंड लास्ट इज इंजरी, दैट मीन ड्यू टू दैट एक्शन सम इंजरी मस्ट बी कॉज्ड टू द पर्सन, एंड दैट इंजरी कैन बी इन द शेप ऑफ बॉडी, in the shape of property, or in the shape of reputation. Now, as far as this human being is concerned, now we go into detail. The act must be done by human being before it can constitute a crime punishable at law. ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया गया कोई भी एक्ट जो कि पनिशेबल बाय लॉ है, वो ज़रूरी है कि एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए उस तरह के एक्ट को करने के लिए। सेकेंड इज़ मेंस रिया, जैसा आपको मालूम है। अब मेंस रिया एम्पल आप समझ गए हैं, चूँकि मेंस रिया को आपको स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है, प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखना है और मीनिंग का भी ध्यान रखना है। इन तीन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान में रखना है। मेंस रिया हो गया, एक्टस रियूस हो गया, तो धीरे धीरे आपके बातचीत के उसमें आ जाएंगे तो आपको ये आसान लगने लगेगा। तो मेंस रिया में इविल इंटेंट, ये वर्ड याद रखिए, गिल्टी माइंड वर्ड याद रखिए, गिल्टी इंटेंशन वर्ड याद रखिए। अब इसमें एक्टस, इसमें अब यहाँ पर हम दो मैक्सिम को कंसीडर कर रहे हैं। मैक्सिम जो लैटिन में है, और ये जो दो मैक्सिम्स हैं ये इस पर्टिकुलर आस्पेक्ट को और क्लियर करते हैं मेंस रिया का, कि मेंस रिया का एक्चुअल में क्या, किस तरह से उसको हम फर्दर इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक मैक्सिम है, एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मेंस सिट रिया। एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मेंस सिट रिया, मतलब द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक ए मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशन वर सो। कोई भी एक्शन अपने आप में उसको, किसी पर्सन को गिल्टी नहीं ठहराता है अनलेस कि उसकी इंटेंशन ना हो गलत करने की। मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ और चलती गाड़ी में चढ़ रहा हूँ। चलती गाड़ी में चढ़ते समय कुछ मेरे से ऐसा एक्शन हो जाता है कि जो व्यक्ति गेट पे खड़ा हुआ है वो व्यक्ति वहाँ से गिर जाता है, उसे चोट लगती है। यहाँ पर मेरा जो एक्शन है वो इर्रिस्पॉन्सिबल ज़रूर है, लेकिन मेरी इंटेंट नहीं है उसको गिराने की। तो यहाँ पर एक्शन हुआ, उसको इंजरी हुई, लेकिन वहाँ मेरे अगेंस्ट में इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का तो कंडक्ट हो सकता है, लेकिन ये इंटेंशन नहीं हो सकती है कि कोई ग्रीवियस हर्ट करने की इंटेंट के साथ में या उसकी जान लेने की इंटेंट के साथ में मैंने उस एक्शन को किया। On the other hand, in the same train, if that person is there at the gate and someone else from behind push him and he fall, ऐसा कुछ होता है, तो in that case the injury caused by that person who pushes that pushed that particular person, that injury is due to, that will come under the category of causing grievous hurt or death. So in that case there is intent of that person who had pushed that person who is at the gate just to cause him injury, just to kill him. So there is intent. तो वहाँ पर जहाँ पर वो गेट पर खड़ा हुआ ट्रेन में व्यक्ति जो मेरे चढ़ने से गिरने लगता है या गिर जाता है, चोट लगती है, तो वहाँ पर मेरा इंटेंट नहीं था उसको गिराने का। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको पीछे से पुश करता है और वो गिर जाता है और इंजरी आती है, तो वहाँ पर वो उसका कॉज है, चूँकि उसकी इंटेंट जो थी, मेंस रिया जो थी, वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाता है। और उस मेंस रिया को पूरा करने के लिए उसने पुश किया, यानी एक्शन किया, यानी एक्टस रियूस किया। तो एक्टस रियूस मेंस रिया के साथ होगा जब दोनों चीज़ कंबाइंड हो जाएंगी और ह्यूमन बीइंग ने किया होगा, तब वो एक ऑफेंस बनता है और उसके कारण से उसको इंजरी हुई है, चाहे बॉडीली इंजरी हुई है, तो वो इस कारण से केस इस्टेब्लिश होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्टस नॉन फेसिट Renum nisi mens sit rea means the act itself does not make a man guilty unless his intentions were so. एक और मैक्सिम है, actus me invicio factus non est mens actus. Actus me invito factus non est mens actus. इसका मतलब क्या है? An act done by me against my will is not my act at all. यहाँ पर भी आता है, if someone has compelled me to do some wrong act, because if I will not do it, then he will cause some harm to me or to some my relatives or to some my near one. Then because that act is not done willingly, that act is done under compulsion, under threat,
from some other person, and that act is also not comes under the category of crime. यानी जहाँ पर कि जो एक्ट मैंने किया है वो मैंने अपनी विल से नहीं किया, अपनी मर्ज़ी से नहीं किया है, किसी के डराने धमकाने से या किसी तरह का थ्रेट क्रिएट करने के कारण से एक्ट किया है, तो ऐसे केस में मेरे अगेंस्ट में कोई भी क्राइम नहीं बनता है, क्योंकि अंडर कंपल्शन मैंने उस एक्ट को किया या किसी द्वारा कराया गया। तो यहाँ पर एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस। अब आता है दिस मीन। इसका मतलब क्या हुआ जो हमने ऊपर तक पढ़ा? दिस मीन्स एन ऑर्डर टू बी पनिशेबल एट लॉ मस्ट बी ए विल्ड एक्ट और अ वॉलंटरी एक्ट एंड एट द सेम टाइम मस्ट हैव बीन डन विद द क्रिमिनल इंटेंट। यानी मैं जो भी कोई एक्ट कर रहा हूँ और उसको कहता हूँ इन ऑर्डर टू, अगर मेरे एक्ट को पनिशेबल करना है लॉ के अंदर, तो दोनों बातें ज़रूरी हैं। वो एक्ट विलिंगली किया जाना चाहिए, वॉलंटरली किया जाना चाहिए, और इस इंटेंट के साथ किया जाना चाहिए कि आई रियली वांट टू हार्म दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो ऐसे केस में ही एक क्राइम इस्टेब्लिश होता है। अब इसके बाद में इसको फर्दर स्ट्रेंथेंड किया जाता है। कैसे? कि एक्टस रियोज करने के लिए मेंस रिया का होना ज़रूरी है। आप देखिएगा बीएनएस में जो सेक्शंस दिए हैं जहाँ पर कि ऑफेंस को उन्होंने मेंशन किया है, ऑफेंस को बताया है कि कौन से एक्ट क्राइम है, वहाँ पर कुछ वर्ड्स का यूज़ किया गया है, और वो वर्ड्स को यूज़ डिलिबरेटली किया गया है, क्योंकि उस वर्ड से इस्टेब्लिश होता है कि मेरी इंटेंट ऐसा करने की थी। जैसे वो वर्ड्स क्या हैं कि वेरियस ऑफेंसेस सेट आउट इन बीएनएस हैव ए गिल्टी इंटेंशन। एक गिल्टी इंटेंशन को प्रूव करने के लिए वर्ड यूज़ किए गए हैं। और नॉलेज एज एन इसेंशियल एलिमेंट। वर्ड्स कौन से हैं? डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, वॉलंटरीली, इंटेंशनली, नोइंगली। जब मैं कहता हूँ डिसऑनेस्टली, इसका मतलब है कि मैंने डिसऑनेस्टली एक्ट किया है, मतलब मेरी मर्जी थी। जब मैं कहता हूँ फ्रॉडुलेंटली, इसका मतलब मैं फ्रॉड करना चाहता था, इसीलिए फ्रॉडुलेंटली उस एक्ट को मैंने किया है। इंटेंशनली, मेरी इंटेंशन थी उस एक्ट को करने की। तो इस तरह से जो वर्ड्स हैं ये, नोइंगली, मेरी जानकारी थी कि इस वर्ड को, इस काम को करने से इसको इंजरी हो सकती है और मैं चाहता हूँ कि उसे इंजरी हो या उसको हर्ट हो। तो इसका मतलब ये कि हमारे जो बीएनएस में डिफरेंट सेक्शंस में जब इन वर्ड्स का यूज़ किया गया है और इन वर्ड्स को डिफ़ाइन भी किया गया है, सेक्शन 2 जो क्लॉजेस दी हैं उसमें इन वर्ड्स को डिफ़ाइन भी किया गया, और कुछ वर्ड्स को आज हम डिस्कस भी करेंगे ताकि आप बीएनएस को भी, जो भारतीय न्याय संहिता है, उसको भी एक बार खोलें और देखें कि उसमें कहाँ पर क्या दिया हुआ है, एटसेट्रा। इन दी वेरियस सेक्शंस ऑफ द कोड इनकॉर्पोरेट द प्रिंसिपल दैट देयर मस्ट बी अ गिल्टी माइंड टू कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम। क्योंकि मेरा गिल्टी माइंड है तभी मैं फ्रॉडुलेंटली उस काम को कर रहा हूँ, डिसऑनेस्टली उस काम को कर रहा हूँ, इंटेंशनली उस काम को कर रहा हूँ, नोइंगली उस काम को कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गिल्टी माइंड है कि मुझे मालूम है कि इसको हर्ट करने के पर्पज़ से ही मैंने इस एक्ट को किया है। तो यहाँ पर मेंस रिया के दो हमने मैक्सिम्स को पढ़ा, मेंस रिया का रियल मीनिंग क्या है उसको पढ़ा, और ये बताया कि हमारे बीएनएस में भी इसका प्रोविज़न जगह जगह डिफरेंट वर्ड्स के थ्रू प्रूव हो रहा है। हाउएवर इन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, सिर्फ एक केस होता है इसमें, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केस होता है जिसमें कि मेंस रिया की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब होता है कि मेरा वो एक्ट, जिस एक्ट को करने से सामने वाले को नुकसान हो गया, और उस एक्ट के अंदर कुछ चीज़ ऐसी थी जो कि मेरे कंट्रोल में थी, मैं कंट्रोल कर नहीं पाया, और वहाँ पर ये नहीं माना जाएगा कि भी आपने सारे प्रिकॉशन लिए, आपकी इंटेंशन नहीं थी सामने वाले को हर्ट करने की, लेकिन तब भी हर्ट हो गया। जैसे मैं एक फैक्ट्री लगाता हूँ, उस फैक्ट्री में कोई पॉइजनस गैस है जो कि एक सिलेंडर में भरी हुई है, एक ड्रम में भरी हुई है, या फिर वो किसी एक चैम्बर में भरी है, वो चैम्बर लीक हो जाता है और आसपास के लोगों को उस गैस के कारण से नुकसान होता है बॉडीली। ऐसे केस में मैं इस बात को नहीं कह सकता कि सब प्रिकॉशन तो मैंने सारे लिए थे, एक स्पेशल पर्सन भी मैंने वहाँ पे डिप्यूट किया हुआ था, हर मंथ में इसकी चेकिंग भी कराता था, इंस्पेक्शन भी वॉल्स वगैरह का होता था, उसके बाद भी लीक हो गया। नो, यहाँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है कि दिस शुड नॉट हैपन ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न, किसी भी कारण से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो यू विल हैव टू फेस द लॉ, यू हैव टू फेस द पनिशमेंट एंड यू हैव टू फेस द कॉम्पेंसेशन। तो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट को कहते हैं हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केस। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केस में मेंस रिया का होना ज़रूरी नहीं है। मैंने कुत्ते को घर में पाला हुआ है, जैसा अभी आपने देखा होगा पंजाब में एक तरह ऐसी बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जिसके अंदर कि हस्बैंड वाइफ को कुत्ते ने बुरी तरह से काटा है।
अब वहाँ पर केस बन गया, एफआईआर भी लॉन्च हो गई। अब कुत्ते के ऊपर लॉन्च नहीं होगी, उसके मालिक के ऊपर होगी, क्योंकि उसने कंट्रोल नहीं किया। वो चाहे कुछ भी कहे कि साहब ये बाहर आ गया और उसने काट लिया और ऐसा वैसा, आपने जिस कुत्ते को पाला हुआ है उसके मुंह को बंद रखिए, उसको आप कंट्रोल करिए, रखिए नहीं रखिए, इससे कोई यहाँ कानून का लेना देना नहीं है। कानून कहता है भाई उससे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, अगर है तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, और ये सही भी है। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है कि जहाँ पर कि हम इस बात को मानते हैं कि अगर कोई भी वो इवेंट हैपन होता है, यानी वहाँ पर एक्टर्स रियोस आपकी मर्ज़ी से नहीं है लेकिन हो गया है, तो आपको वहाँ पर पनिशमेंट मिलेगा। इसके दूसरे भी एग्जांपल्स हैं, वो क्या है, किडनैपिंग और पब्लिक न्यूसेंस। पहला वाला केस पब्लिक न्यूसेंस में आता है, उसको कह सकते हैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ, और इसके ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जजमेंट्स भी दिए हुए हैं, और इसमें हम जो MC मेहता साहब ने काफ़ी PILs की हैं, और उन PIL के थ्रू बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं। तो जो भोपाल गैस कांड है वो भी इसी के अंदर आता है। किडनैपिंग, अगर किडनैपिंग होती है, आप किडनैपिंग का मालूम है आपने, किडनैपिंग उस केस में क्या है, अगर वो माइनर बॉय है या फिर तो वो 16 साल से कम, और अगर 16 साल से कम अगर माइनर गर्ल है और 18 साल से कम है माइनर बॉय, तो उस केस के अंदर अगर वो उसकी मर्ज़ी से चाहे उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई उसको वहाँ से ले जाता है उसके गार्जियंस के बगल के पास से, या फिर वो उसको कह सकते हैं एक जगह कन्फाइंड कर देता है, या वो कुछ भी ऐसा करता है जिससे कि ऐसा लगे कि भाई वो अपनी घर से बाहर है और किसी की नॉलेज में नहीं कहाँ पर है, तो ऐसे केस में किडनैपिंग में भी मेंस रिया से कोई मतलब नहीं है कि आप उसको हार्म पहुंचाना चाहते थे कि नहीं पहुंचाना चाहते थे, आपने हार्म किया कि नहीं किया, आपको पता था कि नहीं पता था, ये 16 साल है 18 साल से कम है, ये कोई भी जो प्लीडिंग है नहीं चलेगी। तो ऐसे केस के अंदर हम कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में मेंस रियाज नहीं काम करता है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेंस रिया की एक्सेप्शन भी है क्या। मेंस रिया एक्टर्स यूज़ जो है ये ठीक है आपकी चीज़ की, ह्यूमन बीइंग ने एक मेंस रिया किया, उसके बाद में एक्टर्स यूज़ हुआ तो इंजरी हुई, तो एक क्राइम एस्टैब्लिश हो जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केस का, तो वहाँ पर हमें इसको मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद आता है एक्टर्स यूज़, गिल्टी एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन फर्दरेंस ऑफ मेंस रिया सच एन इंटेंट। यानी पहले बताया कि अगर मेरे मन में कोई इंटेंट गलत है, यानी कि मेंस रिया है, लेकिन सिर्फ मेंस रिया अपने आप में क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है, मेंस रिया के साथ में मुझे उसको एक्ट भी करना पड़ेगा जिससे कि ये इस्टेब्लिश हो कि मैंने उस मेंस रिया को जो मेरी इंटेंट थी वो मैंने कार्यान्वित कर दी या उसको एक्शन में लाया और किसी को इंजरी प्रोवाइड की। तो इसमें क्या चीज़ है, द क्रिमिनल इंटेंट इन ऑर्डर टू बी पनिशेबल मस्ट बिकम मैनिफेस्ट इन सम वॉलंटरी एक्ट और ओमिशन। यानी वो जो क्रिमिनल इंटेंट थी मेरी वो मैनिफेस्ट होनी चाहिए, वो कन्वर्ट होनी चाहिए किसी एक्शन में, और वो जो एक्शन है वॉलंटरली होना चाहिए, चाहे वो एक्शन हो चाहे ओमिशन हो। किसी काम को करने का मुझे ज़रूरी था, लॉ ने मुझे कहा मुझे करना है लेकिन मैं नहीं करता हूँ, या किसी काम को नहीं करना था और मैं उसे करता हूँ, तो ऐसे केस में एक्ट और ओमिशन की केस इस्टेब्लिश होता है। अब कैनी ने इसकी डेफिनेशन क्या दी एक्टर्स यूज़ की, कि एक्टर्स यूज़ इज सच रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एज द लॉ सीक्स टू प्रिवेंट। एक्टर्स यूज़ जो है वो ह्यूमन कंडक्ट है जो कि लॉ से रोकना चाहता है, यानी कि तुम ना करो ऐसा लॉ कहता है। तो वो ह्यूमन कंडक्ट जो लॉ रोकना चाहता है, प्रिवेंट करना चाहता है, उसको हम एक्टर्स यूज़ कहते हैं। नाउ द एक्ट डन और ओमिटेड मस्ट बी एन एक्ट फॉरबिडन और कमांडेड बाय सम लॉ। जो भी एक्ट मैं करता हूँ पनिशेबल तभी होगा जबकि किसी लॉ में उसको मना किया गया हो, उसे फॉरबिडन किया गया हो या उसे कमांडेड किया हो, यानी उसकी सज़ा या सैंक्शन कुछ दिया हो कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ये सैंक्शन तुम्हारे अगेंस्ट लगेगी, ये सज़ा तुम्हें मिलेगी। तो ऐसे एक्ट को ही हम केवल कह सकते हैं कि वो जो एक्ट है वो क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करता है। देन अ मैन इज़ हेल्ड लायबल इफ़ सम ड्यूटी इज़ कास्ट अपॉन हिम बाय लॉ एंड ही ओमिट्स टू डिस्चार्ज दैट ड्यूटी। अगर लॉ ने कोई ड्यूटी मुझे दी है, उस ड्यूटी को मैं नहीं करता हूँ, तो उसको हम कहते हैं कि हमारा एक क्राइम कमिट हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, ए सॉ अ जस्ट बॉर्न अबंडन्ड इन्फेंट ऑन रोड साइड बट पास्ड बाय विदाउट टेकिंग हर टू हॉस्पिटल। नेक्स्ट मॉर्निंग इन्फेंट डाइड ऑफ एक्सपोजर। ए वुड नॉट बी लायबल बिकॉज द डेथ ऑफ द चाइल्ड इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन ऑन पार्ट ऑफ ए जा रहा है और रास्ते में उसे दिखाई दिया कि न्यूली बॉर्न इन्फेंट जो है वो एक कचरे के डब्बे में या कहीं किसी भी जगह सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, वो ज़िंदा है। वो चाहता तो उसे हॉस्पिटल पहुंचा सकता था और उसको जान बचा सकता था, लेकिन वो अपने निकल जाता है क्योंकि कहता है मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, और लोग भी निकल जाते हैं।
तो इसका और नेक्स्ट मॉर्निंग चूँकि ठंड का मौसम था, एक्सपोजर के साथ में, ठंड की एक्सपोजर के साथ में उस बच्चे की डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब डेथ तो ही है और वो बचा भी सकता था, लेकिन यहाँ पर ए ने कोई भी इलीगल एक्ट नहीं किया है, किसी चीज़ का वायलेशन नहीं किया है या कोई भी ऐसी बात नहीं की है। यहाँ पर आप देखेंगे कि दो चीज़ों का यूज़ हुआ है, डेथ ऑफ इज़ नॉट रिजल्ट ऑफ एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन। ना तो कोई ऐसी चीज़ है, कोई एक्ट उसने ऐसा किया जो कि लॉ के अगेंस्ट हो, जिसमें लॉ में फॉरबिड किया हो, ना कोई ओमिशन है ऐसा जो कि इलीगल ओमिशन है। यहाँ पे इलीगल वर्ड को हम फर्दर फिर स्टडी करेंगे कि इलीगल से क्या मतलब है, क्योंकि जब आप एडवोकेट बनते हैं तो हर एक वर्ड का मीनिंग होता है और उसके मीनिंग के अगर मल्टीपल मीनिंग्स हैं किसी वर्ड के, तो मल्टीपल मीनिंग्स का आपको आइडिया होना चाहिए, तभी आप केस को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। यहाँ पर एक वर्ड जो यूज़ हुआ है इल्लीगल, इस इल्लीगल को मैं आगे फर्दर एलिब्रेट करूँगा कि इल्लीगल ओमिशन से क्या मतलब है, कि वो कौन सा लीगल इल्लीगल ओमिशन, यानी कि जो मैंने कार्य को छोड़ा, जो काम मुझे करना चाहिए था, लॉ के हिसाब से मुझे करना चाहिए था लेकिन मुझे नहीं किया, दैट इज़ इल्लीगल ओमिशन। लीगल मीन्स जो लॉ ने मुझे कहा है वो मैं करता हूँ, दैट इज़ लीगल, और अगर जो लॉ ने मुझे कहा मैं नहीं करता हूँ दैट इज़ इल्लीगल। मतलब बड़ा सिंपल सा इसके बीच में एक रिलेशन है। तो यहाँ पर हमने कहा कि उस पर्टिकुलर केस में जिसमें कि वो नहीं बचाते हैं उस बच्ची को, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्ट ऐसा नहीं किया है, ना कोई इलीगल ओमिशन ऐसा किया, इसलिए कोई क्राइम इस्टेब्लिश नहीं होता है। उसी तरह से एक दूसरा केस है, अगर ए है अलाउज हिज वाइफ एंड यंग चिल्ड्रन टू डाई ऑफ स्टारवेशन, ही कमिट्स ए क्राइम बिकॉज ही ओज ए लीगल ड्यूटी टू मेंटेन हिज वाइफ एंड चाइल्ड। एक आदमी अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को खाना नहीं देता है और वो जब लंबे पीरियड तक नहीं देता है तो उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे केस में चूँकि एक लीगल ड्यूटी थी उसकी कि उसके बच्चे को और मिसेस को अपने पालना था, उसको प्रोटेक्शन देनी थी, उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी थी। यहाँ पर चूँकि स्टारवेशन के कारण से डेथ होती है, अगर इस्टेब्लिश हो जाता है तो डेफिनेटली उसने क्राइम किया और उसे पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर जो एक्ट है उसका, वो एक्ट इलीगल हो गया, चूँकि लॉ ने ड्यूटी प्रोवाइड की है उसे ये करने की। तो ये समझने की बात है कि जो एक्ट किया गया है वो लीगल है या इलीगल है। अगर वो लीगल एक्ट कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो इलीगल एक्ट बनता है कि लॉ ने कोई ड्यूटी प्रोवाइड की हो, क्योंकि अगर पहले वाले केस में ऐसी कोई लॉ ने ड्यूटी नहीं प्रोवाइड की है कि वो उस बच्चे को बचाए, लेकिन दूसरे केस में लॉ ने ड्यूटी प्रोवाइड की है कि आपको अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को प्रॉपर नरिशमेंट देना है, प्रॉपर तरीके से उसको फूडिंग करनी है ताकि वो सर्वाइव करें और आगे बढ़ें। देन एक और एग्जाम्पल है, ए इज़ ए गुड स्विमर बट इट डिड नॉट हेल्प अ बॉय who was drowning in a river. Boy drowned. Here A has not committed any crime. एक A बहुत अच्छा स्विमर है, लेकिन वो देख रहा है रिवर में, जिसके बगल से जा रहा था रिवर में एक बच्चा डूब रहा है, उसको बचाने की कोशिश नहीं की, तो वहाँ पर ए ने कोई क्राइम कमिट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर उसकी कोई वो एक्ट ना तो इलीगल था, ना ही कोई उसने इलीगल ओमिशन किया है। तो लॉ नहीं कहता है कि आपको उसको बचाना ज़रूरी है। अगर लॉ कहता होता है कि उसको आपको बचाना ज़रूरी है तो उस केस में आप डेफिनेटली वहाँ पर हेल्थ रिस्पॉन्सिबल होते। जैसे स्विमिंग पूल के केस में, अगर स्विमिंग पूल के केस में कोई ट्रेनर है या कोई वहाँ पर लाइफ गार्ड वाला बंदा है, जैसे जनरली जो हमारे सी होते हैं वहाँ पर उस तरह के फैसिलिटीज़ होती है, समुद्र के किनारे जो लाइफ गार्ड वाले बंदे वहाँ पर होते हैं, तो अगर वो व्यक्ति वहाँ पर किसी को नहीं बचाता है, बचा सकता होता, तो वहाँ पर उसने लॉ का, जो कि लॉ लीगली उस पर बाउंड था, वो लीगल लायबल था। जैसे कि एक सिक्योरिटी गार्ड की अगर ड्यूटी है कि कोई बच्चा पूल में ना जाए और वो चला जाता है और सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर डिप्यूटेड है, तो वहाँ पर वो लायबल है, तो उसकी पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि वहाँ उसने जो उसको लीगल ड्यूटी दी गई थी उसको ओब्लाइज नहीं किया। इसी तरह से अगर कोई, जैसे वो जा रहा था स्विमर, उसने नहीं बचाया, लेकिन ए अगर बी को धक्का दे देता है रिवर में पुल के ऊपर से और इसके कारण से उसकी डेथ हो जाती है, डूब जाता है, तो वहाँ पर क्योंकि उसने जो एक्ट किया है वो अपने आप में इलीगल है, उस एक्ट को फॉरबिड किया है हमारे कानून ने, तो जो एक्ट को फॉरबिड किया है वहीं पर ही क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है। तो यहाँ पर ए पुशेज बी इनटू रिवर और बी गेट्स ड्राउन्ड। इन दिस केस ए एक्ट इज कॉज ऑफ बीज डेथ। A has to be blamed and by doing so A has committed a crime. उसने क्राइम किया है वहाँ पर। इस बात को यहाँ पर हमने एम्पल स्टडी कर लिया। ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रियूज किस तरह से आपस में जुड़ते हैं। जब ये जुड़ गए तो उससे क्या हुआ, इंजरी। फोर्थ जो कंपोनेंट है दैट इज़ इंजरी टू ए ह्यूमन बीइंग। बॉडी, प्रॉपर्टी और रेपुटेशन किसी भी शेप में हो सकती है। द वर्ड इंजरी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ BNS डिनोट्स एनी ह्यूमन, उसमें क्या लिखा हुआ है,
एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। यानी वो कोई भी हार्म जो कि किसी भी शेप में हो सकता है, इनमें से बॉडी को हो सकता है, माइंड को हो सकता है, रेपुटेशन को हो सकता है, प्रॉपर्टी को हो सकता है। ऐसा हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 14। सेक्शन 2 जो है वो एक्चुअली डेफिनेशंस की क्लॉज है। पहले जो आईपीसी था उसमें जगह जगह पर उन क्लॉजेस को दिया हुआ था। अब यहाँ पर क्या किया है बीएनएस में कि सारे के सारे जो डेफिनेशंस हैं पूरे आईपीसी के सेक्शन में जहाँ कहीं भी थी उनको लेके एक पर्टिकुलर सेक्शन, पहले भी सेक्शन 2 डेफिनेशन का होता था लेकिन उसमें लिमिटेड डेफिनेशंस दी थी। ओवर पीरियड ऑफ टाइम अमेंडमेंट्स होते गए तो अलग अलग जगह पर जाके वो सेक्शंस जुड़ गए, अलग अलग जगह पर उसे डिफाइन कर दिया गया। अब यहाँ पर एक ही जगह क्लॉज बनाई सेक्शन 2, उसकी जो क्लॉजेज होती हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 भी कह सकते हैं और सेक्शन 2 क्लॉज 14 भी कह सकते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है उसको पढ़ने का जो भी हम बताएंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये कहता है कि इंजरी का मतलब होता है एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज्ड, कोई हार्म इलीगल किया जाए। किस किस चीज़ को, पर्सन को, उसकी बॉडी को, उसके माइंड को, उसकी रेपुटेशन को, प्रॉपर्टी को। एंड सेकेंड एस्पेक्ट क्या है, इंजरी मस्ट बी इलीगली कॉज टू अनदर ह्यूमन बीइंग और टू ए बॉडी और इंडिविजुअल टू सोसाइटी एट लार्ज। लेकिन वो इंजरी इलीगली की जानी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई लीगल एक्ट है और लीगल एक्ट को लीगल तरीके से किया जा रहा है तो उसमें किसी को इंजरी हो गई, उस बात को नहीं। मैं किसी को स्कूटर सिखा रहा हूँ और स्कूटर सिखाने में, स्कूटर सिखाना कोई लीगल एक्ट नहीं है, लेकिन मैं बाकायदा उसको हेलमेट पहना के और जो उसके ड्राइविंग लाइसेंस जो एक लर्निंग वाला होता है उसको बनवा के और उसके बाद में मैं उसको ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो ऐसे केस के अंदर मैं लीगल तरीके से ही उस लीगल काम को कर रहा हूँ, लेकिन उसमें इंजरी हो जाती है तो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई जो कि इलीगल तरीके से करी गई हो। नहीं, जो इंजरी है वो उस कारण से नहीं है कि कोई इलीगल एक्ट किया जा रहा है। तो इलीगल तरीके से उस काम को किया जाएगा तभी उसको इंजरी की कैटेगरी माना जाएगा जो कि पनिशेबल इन लॉ है। अब आते हैं हम सेक्शंस के ऊपर। सेक्शन को करने के पहले एक्टस रियूज़ का एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि लॉज रिफ्यूज़ल टू, कि एक्टस रियूज़ के केस में ऐसा क्यों है कि अगर आपने एक्शन नहीं लिया, अगर आपकी माइंड तो गिल्टी है लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया, तो एक्शन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों बताया गया है क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। तो उसमें 4 रीज़न बताए हैं कि 4 कौन से रीज़न है कि एक्शन को होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, द लॉ इज़ कंसर्न्ड विद पॉजिटिव कंडक्ट एज अपोज टू मेयर इनएक्टिविटी। लॉ इस बात से कंसर्न्ड है कि इस व्यक्ति ने इस बात को समझते हुए कि भाई मुझे इस आदमी को पॉइज़न देना है, क्या इसने एक्चुअल में पॉइज़न दिया उसे। अगर उसने पॉइज़न नहीं दिया, इनएक्टिवली रहा, पॉइज़न घर आके रख दिया लेकिन दिया नहीं, तो इसका ग्राउंड नहीं बन सकता कि साहब मुझे मारने के लिए पॉइज़न लाया था घर में, देखिए इसको पकड़ लीजिए। तो वो ग्राउंड नहीं बनेगा। वो कहता है एक्चुअल एक्शन होना ज़रूरी, जो पॉजिटिव एक्शन टू इफेक्ट दैट पर्टिकुलर मेंसरिया, जो आपके गलत इंटेंट है उसको कार्यान्वित करने के लिए, उसको इनएक्शन में लाने के लिए कुछ किया हुआ कार्य ज़रूरी है। तो पहला तो कारण ये है कि उसको मेयर इनएक्टिविटी से काम नहीं चलेगा, उसे कंडक्ट ज़रूरी है। सेकंड है, द लॉ ओनली प्रोहिबिट्स एक्ट्स एज अपोज टू थॉट और इंटेंशन। लॉ ओनली प्रोहिबिट्स एक्ट, लॉ जो है वो उस एक्शन को प्रोहिबिट करता है, वो उस थॉट को या उस इंटेंशन को प्रोहिबिट नहीं कर रहा है। वो कहता है वो एक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड कॉज हो गया कि लॉ में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अगर मैंने किसी को मारने की सोच ली तो मैंने कोई चीज़ क्राइम कमिट कर दिया। सेकंड के बाद थर्ड, द लॉ ओनली पेनलाइजेज एक्ट्स एज कंट्रास्टेड विद बॉडीली स्टेट्स एंड फॉर्म ऑफ इनवॉलंटरी बिहेवियर। तो लॉ केवल उसको एक्ट को पेनलाइज करता है जो कि बॉडीली स्टेट से या फॉर्म ऑफ इनवॉलंटरी बिहेवियर, यानी कि लॉ जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर ये वहाँ पे प्रूव हो जाती है कि मेरी एक्शन जो था वो वॉलंटरीली नहीं था, तो वहाँ पर भी सच पनिशमेंट नहीं होगा। द लॉ ओनली पेनलाइजेस एक्ट्स, उन्हीं लॉ को, उनको ही एक्ट को पेनलाइज करता है एज कॉन्ट्रास्टेड विद बॉडीली स्टेट्स एंड फॉर्म ऑफ इनवॉलंटरी बिहेवियर, जहाँ पे बॉडीली एक पता लग रहा है कि हाँ करना चाहता था और इंटेंशनली करना चाहता था। देन आता है मैन इज़ पनिश्ड ओनली फॉर हिज ओन कंडक्ट एंड नॉट फॉर दैट ऑफ अदर्स। और ये लास्ट पॉइंट है इसका
कि मैन अपने एक्शन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि दूसरे कंडक्ट के लिए, अनलेस कि आप कोई कॉमन इंटेंशन से कहीं पर अनलॉफुल असेंबली करके आप किसी एक्ट को कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी असेंबली जो वहाँ पर एक कॉमन कॉज से आई है, कुछ गलत करने के पर्पज़ से, ऐसे पर्टिकुलर केस में किसी ने भी उसमें एक्टिविटी की हो, जितने भी वो पर्सन उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, सबके ऊपर सेम एलिगेशन आएगा, एज इफ़ दे देमसेल्फ हैव कमिटेड दैट पर्टिकुलर एक्ट, और जो भी क्राइम वहाँ पर कमिट किया गया है। तो ये एक एक्शन है जिसको कि आपको समझना चाहिए। और एक्टिव यूज़ के बारे में जब भी कभी आप कोई नोट लिख रहे हैं, कोई क्वेश्चन एक्टिव यूज़ के ऊपर आ गया और आप इतना लिख देते हैं, साथ में इसको भी जोड़ देते हैं, तो आप देखिए बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जब भी कभी एक्टिव यूज़ आ जाए तो फिर आप 2 लाइनें, अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आप ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, यानी सारे के सारे एलिमेंट को शॉर्ट में डिस्कस करिए, और जो एलिमेंट उससे पूछा गया है उसको डिटेल में डिस्कस कर लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग आए थे कि हम BNS को किस तरह से स्टडी करें। देखिए स्टूडेंट्स, ये BNS है। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे, इट इज़ द भारतीय न्याय संहिता 2023, और इसमें कई चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं, जैसे नंबर 45 और 2023, यानी कि 2023 में बहुत सारे बिल पार्लियामेंट में लगे होंगे। ये पर्टिकुलर बिल जो है ये 45 नंबर पे लगा था डिस्कशन के लिए, और 25/12/2023 को इसको नोटिफाई किया गया है, या कह सकते हैं कि इसको नोटिफाई नहीं, इसको कंसेंट मिली है प्रेसिडेंट की 25/12/2023 को। और नोटिफाई किस दिन किया गया? 1 जुलाई 2024 से, यानी 1/1000/2024 को इस ऑर्डर के तहत, जो कि 23 फरवरी को पास हुआ था, 1 जुलाई 2024 से ये इम्प्लीमेंटेड है इंडिया में। और इसमें एक बात और भी रहती है, ये ज़रूरी नहीं कि पूरा के पूरा सेक्शन, पूरा के पूरा जो आपका एक्ट है वो एप्लीकेबल हो, ये स्टेजेस में भी एप्लीकेबल किया जाता है। आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि एक्सेप्ट सेक्शन 106 सब सेक्शन 2 रिलेटिंग टू कॉजिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ व्हीकल्स एंड एस्केपिंग। पहले एक लिखाया गया था इसमें, एक जो 106 सेक्शन है सब सेक्शन 2, उसमें लिखा है कि अगर कोई रैश ड्राइविंग करने के बाद किसी को मार देता है, कोई एक्सीडेंट कर देता है, उसके बाद भाग जाता है, तो ऐसे केस में उसको बहुत ही सीवियर पनिशमेंट था, जिसमें शायद 10 साल तक की सज़ा थी और लाखों का उसमें जुर्माना था। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, तो 106 सेक्शन को, सब सेक्शन 2 को फ़िलहाल होल्ड पे रखा हुआ है, यानी ये जो है 1 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल नहीं है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब हमारा कोई पीनल जब कोड बनता है, उस कोड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर लिखी भी होती हैं। और इसके अलावा इसमें एक कंपैरेटिव टेबल दी गई है कि जो IPC, जो इंडियन पीनल कोड 1860 था, उसमें जो सेक्शंस हैं उनके बेसिस अब उसके नए सेक्शन का नंबर क्या है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे पहले आप देखिए, इसमें आपके चैप्टर्स हैं, प्रिलिमिनरी बताते हैं, इसको हम अलग से एक क्लास लेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो 2 पॉइंट सिर्फ बताने थे, एक तो ये कि इसमें एक टेबल बनी हुई है। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें तो इसमें पहले इंडियन पीनल कोड में कौन कौन से सेक्शंस में क्या लिखा हुआ था, और अब भारतीय न्याय संहिता में इस कोड का रिप्लेसमेंट क्या है। सेक्शन 1 तो सेक्शन 1 से ही है, अगर सेक्शन 2 को मुझे पढ़ना है तो यहाँ पर मुझे सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 में जाके पढ़ना पड़ेगा। अगर सेक्शन 3 को पढ़ना है, पहले होता था, आज जो है वो सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 आ जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि इसमें जैसे 2 वाले पे आते हैं हम, कि यहाँ पर जेंडर के बारे में डेफिनेशन, चूँकि सेक्शन 2 जो है वो टोटल डेफिनेशन से रिलेटेड है। जैसे आप देखिए, ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेशन 2 नंबर पे आता है। अगर इसमें बहुत क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, आप यहाँ पे बेयर एक्ट खोल लीजिए और आप देखेंगे इसमें सेक्शन 2 में पहुँचेंगे, और वहाँ पर इसमें पेज 2 पे ही है, क्योंकि 1 नंबर पेज से यहाँ से शुरू हो रहा है और पेज नंबर 2 पर है, ये सेक्शन आ जाते हैं। इन 1, 2, 3, 4 को क्लॉजेज भी कहते हैं और सब सेक्शन भी कहते हैं, लेकिन जनरली डेफिनेशन में इसको क्लॉज कह देते हैं। तो जैसे एक्ट बता रहा है, एनिमल बता रहा है क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। अब हमारा जो कंसर्न था वो 14 नंबर और 15 नंबर से था। तो 14 नंबर इंजरी के बारे में बता रहा था, जहाँ पर इंजरी डिफाइन की थी हमने। इंजरी के बारे में क्या था? इंजरी मीन्स एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर इसने डिफाइन कर दिया कि इंजरी का मतलब क्या है। फिर इलीगल और इलीगली बाउंड टू डू, इसमें भी यहाँ पर 15 नंबर में इस डेफिनेशन को दिया गया है। अब इस डेफिनेशन को देने के पीछे 2 चीज़ें बहुत क्लियरिटी से चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि एक तो इलीगल कहता है और दूसरा कहता है लीगली बाउंड टू डू। यानी कि एक तो एक्ट होता है इलीगल, यानी कि वो एक्ट जो कि प्रोहिबिट किया गया और आप करते हैं। एक होता है लीगली बाउंड टू डू, यानी वो एक्शन जो कि आपको करना चाहिए, अगर आप नहीं करते हैं तो ओमिशन की कैटेगरी में आएगा। तो पहला जो इलीगल है वो एक्ट की कैटेगरी में आएगा, और दूसरा जो
बाउंड टू डू है वो ओमिशन की, या आपने उसको काम को नहीं किया तो ओमिट कर दिया उसे। तो आप कह सकते हैं द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस और विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच फर्निशेस ग्राउंड्स फॉर सिविल एक्शन एंड अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू वट एवर इट इज़ इलीगल इन हिम टू डू इट। तो एक तरह से हम कहते हैं कि जब हम भारतीय न्याय संहिता को पढ़ते हैं, भारतीय न्याय संहिता किसी भी एक्ट की तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद भी हम कहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता हो गया, चाहे वो BNSS हो गया, चाहे वो एविडेंस एक्ट है, और चाहे वो CPC है, CRPC जो अब चेंज होकर BNSS आया CRPC की जगह, CPC एज इट इज़ है। ये कुछ बेसिक हमारे एक्ट्स हैं जिनके बगैर लॉ को मतलब करना तो बहुत दूर है, हम समझ भी नहीं सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन से लेके करीब 10 एक्ट ऐसे हैं जिनको कि हमें बिल्कुल कंठस्थ कर लेना चाहिए, कम से कम एक एक बार जरूर ध्यान से पढ़ना चाहिए, और मैं ड्यूरिंग द क्लास उसको पढ़वाऊँगा भी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो BNS में सेक्शन 2 क्लॉज 15 ने इसका इलीगल की डेफिनेशन दी है। इलीगल में 4 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ एवरीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस और विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, हर चीज़ जो ऑफेंस डिक्लेयर कर दी है और प्रोहिबिटेड बाय लॉ है वो इलीगल एक्ट है। दूसरी विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर ए सिविल एक्शन, कोई भी ऐसा एक्शन जिसमें कि आपके अगेंस्ट सिविल एक्शन हो सकता है वो जो है इलीगल कहलाएगा। एंड विच फर्निशेस, एंड थर्ड वन इज़ अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू वट एवर इट इज़ इलीगल इन हिम टू ओमिट, जो भी कुछ भी करने से अगर उसको ओमिट करता है वो तो इलीगलिटी आती है, तो उसे ओमिट नहीं करना, उस काम को करना ही पड़ेगा। तो बाउंड टू डू वाली जो बात है वो यहाँ पर क्लियर की है। इसके साथ में हमने एक सेक्शन को और यहाँ पर, कि ऑफेंस वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है। ऑफेंस वर्ड जो है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 या क्लॉज 24 BNS का है। ऑफेंस का मतलब क्या है? द वर्ड ऑफेंस मीन्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता। कोई भी चीज़ जो कि पनिशेबल बताई गई है इस एक्ट में, इस कोड में, उसको हम कहते हैं कि वो ऑफेंस है। तो ऑफेंस की बिल्कुल एक सिंपल डेफिनेशन है, जिस भी एक्शन को या जिस भी इनएक्शन को या ओमिशन को ऐसा बताया गया है कि ये पनिशेबल है तो वो ऑफेंस कमिट होगा। अगर वो नहीं बताया गया है तो वो पनिशेबल नहीं होगा। तो जब हम इसमें इंजरी करते हैं, हम जब एक्टस रिया करते हैं, मेंस रिया करते हैं, ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाता है, तो हम कहते हैं कि ये मेजर एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है। क्राइम को प्रूव करने के लिए पहले ये इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है कि ये पर्टिकुलर चारों एस्पेक्ट उसमें समाहित हैं, वो उसमें इनबिल्ट हैं, तभी एक कॉन्स्टिट्यूट होता है क्राइम। एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्राइम को हमने यहाँ पर के एलिमेंट्स को डिस्कस किया है। अब इसका सेकंड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट जो है, दैट इज स्टेजेस ऑफ क्राइम। हम अब स्टेजेस ऑफ क्राइम को भी डिस्कस करते हैं।